आपकी वाइफ झूठा मेंटेनेंस का केस लड़ने तुरंत लगा चुकी है केस। अब आपको इंटरिम मेंटेनेंस से बचने का कोई ना कोई फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला ऐसा बताऊंगा कि आप तुरंत मेंटेनेंस केस के पूरे झंझट से बच जाएंगे। इंटरिम तो भूल ही जाइए। इसके अंदर तरीका यह है कि उसके आगे कोर्ट पूरी तरह से लाचार हो जाती है और कोर्ट आपके खिलाफ कोई डिसीजन स्ट्रांगली दे ही नहीं पाती है, बल्कि कोर्ट खुद अपना सेफ मोड बनाने में लग जाती है। आपको ऐसे सॉल्यूशंस पे काम करना चाहिए। अगर अभी तक मेंटेनेंस नहीं लगा है और अगर लग भी गया है तो भी आपके पास कुछ रेमेडीज बाकी रह जाती है। तो इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि आप एजुकेटेड हो जाइए। और एजुकेटेड होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप अपने केसेस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, मगर नॉलेज नहीं होने की वजह से वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आगे जाके थक जाता है, मर जाता है। उस इंटरेस्ट को जगाए रखने के लिए और अपने केस में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट और ज्यादा से ज्यादा फायदे निकालने के लिए ये कोर्सेज बहुत कारगर होते हैं। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है बहुत स्ट्रांगली अपना केस लड़ पा रहे हैं, बहुत मजबूती से वो अपनी बात कोर्ट में रख पाते हैं। इसका रीजन ये है कि हम आपकी सिचुएशनल प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी कि जैसा आपका केस है उसी के अकॉर्डिंग पूरा कोर्स डिजाइन होता है। हर सिचुएशन के हिसाब से आपको हर सिचुएशन पर कोर्ट के कई फेमस और लैंडमार्क जजमेंट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा आपको केस की कई गाइडलाइंस होती हैं, कई ऐसे सेक्शंस होते हैं, एक्ट्स होते हैं, इवन होम मिनिस्ट्री या कई और लॉ मिनिस्ट्री वगैरह के जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से वक्त वक्त पे, और वो आपके लिए बहुत कारगर हो सकती है वो सब चीजें। और इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो आपके केस को मजबूत बनाने के लिए काफी अच्छा कंटेंट और मटेरियल होता है। तो आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए, ज्वाइन कर डालिए। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, मुझसे चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल ले लीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए, उसके बाद आपसे बात होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेंटेनेंस एक ऐसी तकलीफ है कि हमें लगता है कि पत्नी है, हम जिम्मेदारी निभा लेंगे, पर मेरे बाप को, मेरी मां को, मेरे भाई को, मेरी बहन को झूठे केसेस में क्यों फंसाया, मुझे जगत में बदनामी क्यों दी, मेरी अच्छी खासी चलती फिरती जिंदगी को बर्बाद क्यों कर दिया गया। मैं कहां तो एक तसल्ली से एक रवां होती हुई जिंदगी में तरक्की के बारे में सोचता था, बच्चों की और फैमिली की फिक्र रखता था। अब वही फैमिली का एक पार्ट मुझसे जाकर कोर्ट में झगड़ा कर रहा है और मन गढ़ंत मन चाहे उल्टे सीधे झूठे इल्जाम लगा रहा है वकीलों के साथ मिलकर। इस रंज से ही अक्सर पति मेंटेनेंस देने से कतराते हैं कि ऐसी झूठी पत्नी को झूठे केस करने का झूठा रिवॉर्ड क्यों दिया जाए। तब सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह के मेंटेनेंसेस को रोका कैसे जाए। तो पहले तो एक कॉशन यानी कि बकायदा एक चेतावनी में जानकारी के लिए आपको दे दूं कि हम बच्चों का मेंटेनेंस हटाने के किसी भी पक्ष में नहीं है, बल्कि हम ये प्रमोट करते हैं कि आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके बच्चे आपकी पत्नी के पास हैं तो छोटा मोटा मेंटेनेंस उन्हें देना जारी कर दीजिए। कोर्ट तो वैसे भी अक्सर मेंटेनेंस थोपने की कोशिश करती है, फैमिली कोर्ट वो जानना ही नहीं चाहती कि आपने क्या गलती की है, हालांकि इसके बाद आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। दो फायदे होते हैं, अगर बच्चे आप वापस पाना चाहते हैं तो मेंटेनेंस देने से ये फायदा होता है कि शुरुआत से ही, जैसे ही कोर्ट केस लगे उससे पहले से या कोर्ट केस लगने के तुरंत बाद ही आपको अपने बच्चे का खर्चा बकायदा मनी ऑर्डर से भेजना शुरू कर देना चाहिए। आपकी मर्जी हो जो 1500 2000 रुपया मिनिमम आपको भेजना चाहिए। बच्चों के नाम से भेजने का सही एविडेंस आपका मनी ऑर्डर होता है। इसमें दो तरह के फायदे होते हैं। पत्नियां अक्सर ईगो में जब शुरुआत होती है तो उनके जो वकील साहब होते हैं कि आप सही साबित नहीं हो जाए, आपके मनी ऑर्डर खारिज करवा देते हैं। हमने तो 90% केसेस में यही देखा है। तो वहां पर ये एडवांटेज आ जाता है कि आप ये कोर्ट को दिखा सकते हैं कि यहां तो दिखावा आ रहा है कि मैं एक बेकार और बेवकूफ आदमी हूं जिसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, बच्चों की केयर नहीं करता, और यहां जब मैं मेंटेनेंस प्रोवाइड कराता हूं तो ये चीज हो रही है। उस वजह से आपको विजिटेशन राइट्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको कोई केस नहीं लड़ना पड़ता है। मेंटेनेंस के केस में आप डायरेक्ट विजिटेशन की एप्लीकेशन लगा के अपने बच्चे को मिलने की पेशकश रख सकते हैं कि ये तो खुद तो मेंटेन करने से मुझे रोक रही है और अब मैं मेंटेन करना चाह रहा हूं तो मुझे मिलने नहीं दे रही। ये एक अलग बात हुई। अब बात आती है इंटरिम मेंटेनेंस कैसे रोके। तो ये मैटर वहां पर सेंसिटिव हो जाता है। अगर आप अपनी बात जो आगे मैं बताने जा रहा हूं उसमें देखिए, होता क्या है कि आपके माता पिता अक्सर बुजुर्ग होते हैं। आप उनकी लाचारी दिखाकर उनसे अपने ही डिस्ट्रिक्ट में या अपने ही क्षेत्र के बकायदा एसडीएम के यहां पर
जो आपका माता पिता को प्रोटेक्ट करने के लिए सीनियर सिटीजनशिप एक्ट होता है, उसके अंतर्गत बकायदा एक एप्लीकेशन लगाकर मेंटेनेंस का केस बकायदा उनके पक्ष में हार जाइए। और उसमें अमाउंट जो है वो भारी भरकम होना चाहिए, जो लगभग आपकी सैलरी का 50 से 60% हिस्सा होना चाहिए। बाकी सब तो आप खर्चों में भी दिखा सकते हैं, तो करीब करीब आपकी सैलरी लगभग जीरो हो जाती है। मगर फायदा ये होता है कि वो पैसा रोटेट होकर पूरा का पूरा वापस आपके पास ही रहता है, क्योंकि माँ बाप आपके साथ सगे हैं। इस वजह से एक बेनिफिट और होता है कि अगर ये किसी अलग कोर्ट से मेंटेनेंस केस आपने हारा है और सेम पत्नी वाले कोर्ट के अंदर आपने केस नहीं लगाया है, तो आपको बेनिफिट ये होता है कि वहां की जो कोर्ट है जिसने पत्नी का मेंटेनेंस केस अपने हाथ में ले रखा है, वो आपके माता पिता को दिए गए मेंटेनेंस को अमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जुरिसडिक्शन, उसका क्षेत्राधिकार वहां नहीं पहुंच पा रहा है। जब आपको मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर मिलेगा तब तक काफी देर कर चुकी होगी पत्नी के। अक्सर पत्नियां, और झूठे केसेस के अंदर अक्सर पत्नियों का पक्ष लेने वाले महिलावादी कोर्ट हमेशा ये कोशिश करते हैं कि लंबा चले मेंटेनेंस का केस। मीनवाइल आपको साथ में ये करना चाहिए कि आपकी पत्नी ने जितने झूठ बोले हैं मेंटेनेंस के केस में, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, उन सबको क्लब करके आप तुरंत उसके खिलाफ 340 सीआरपीसी का भी एक केस इंडिविजुअली उसी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट में डाल दीजिए, वहां पर जहां पर आपकी पत्नी केस लड़ रही है, और ये शिकायत करते हुए डालिए कि उसने इतने सारे झूठ बोले हैं, मेरे पास 2 4 5 एविडेंसेस हैं। क्योंकि सेम मेंटेनेंस के केस में हमेशा जहां पर आपकी पत्नी मेंटेनेंस का केस आपके खिलाफ लड़ रही है, वहां पर कोर्ट ज्यादातर पक्षपातीपूर्ण रवैया अपना रखा होता है। तो उस सूरत में आपकी बताई गई कोई भी बात और दलील मजबूती से नहीं मानी जाएगी, आपके सबूतों को नहीं सुना जाएगा, क्योंकि वहां तो मेंटेनेंस दिलाने के लिए ही तो ये झूठा केस लिया गया है। तो काफी हद तक इसमें कोर्ट भी गड़बड़ कर रही होती है। तो आपके पास बेनिफिट ये होता है कि आप जब मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर प्राइमा फेसी वैल्यू पर एविडेंसेस के साथ, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के साथ अपनी पत्नी के खिलाफ 340 सीआरपीसी का मुकदमा डालते हैं या 211 के साथ डालते हैं, तो आपकी पत्नी का कन्विक्शन होने का चांस ज्यादा होता है बजाय मेंटेनेंस केस के। आपको साथ में एक एप्लीकेशन फास्ट हियरिंग की, स्पीडी ट्रायल की भी 340 में डालनी पड़ेगी। फौरी राहत इसलिए कि साहब अगर आपने 340 यहां डिसाइड नहीं किया तो मेरी पत्नी झूठा मेंटेनेंस का केस वहां पर जीत कर मेरे खिलाफ झूठ बोलकर अत्याचार शुरू कर देगी। मीनवाइल अगर आप 340 में थोड़ा लंबा चले जाते हैं और आपका इंटरिम का ऑर्डर होने वाली पोजीशन आ जाती है, तो तुरंत आप अपने माता पिता की एप्लीकेशन जो है वहां ले जाकर कोर्ट में दिखा दें, जहां मेंटेनेंस का केस आपकी पत्नी का करीब करीब फाइनल ऑर्डर पे आने वाला है कि साहब मैं मेरे माता पिता से मेंटेनेंस का केस हार चुका हूं, अब मैं सक्षम नहीं हूं, मेरी परिस्थितियां अलाउ नहीं करती हैं कि मेरे पास इतना पैसा बचा है कि मैं कुछ कर सकूं। अब दिक्कत यह है कि कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि अगर वो उस इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर को फाइनल मेंटेनेंस ऑर्डर में बदलने की कोशिश करे, जिससे कि आपकी पत्नी को फिर भी फायदा दिला सके, तो अब वहां एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। उसी वक्त आपके पास 340 सीआरपीसी जो आपने प्राइमा फेसी वैल्यू पे लगा रखा है, उसको भी तुरंत अटैच कर देंगे। साहब ये मत कीजिए क्योंकि मेरा 340 सीआरपीसी में पेंडिंग है, जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता तब तक आप इसे फाइनल मेंटेनेंस पे भी मत जाने दीजिए। अगर मैं गलत रहा तो मैं एरियर समेत सारा पैसा जैसा कि आपने ऑर्डर किया है तो दे दूंगा, और अगर मैं गलत नहीं रहा और प्राइमा फेसी वैल्यू पे 340 सीआरपीसी मेरी पत्नी के खिलाफ साबित पाया जाता है, तो ऐसी सूरत में मेरी पत्नी के खिलाफ ये कार्रवाई मैं करूंगा और आप मेंटेनेंस का ऑर्डर मेरे खिलाफ खारिज करेंगे। इन केस मान लीजिए कई बार होता है कि दंग भड़ंग कुछ ना कुछ ऑर्डर लिख दिया जाता है आपके खिलाफ मेंटेनेंस के मैटर में, तो आप तुरंत 340 और अपने माता पिता की बकायदा मेंटेनेंस जहां पर आपने उनसे हारा है, जो मेंटेनेंस उनके पक्ष में गया है और जो बच्चे को आप मेंटेनेंस देते रहे हैं और अभी भी देने के लिए पेशकश रखते हैं, वो सब ले जाकर आप तुरंत अपील डाल दीजिए। पहली चीज बता दीजिए साहब मैं बच्चों को मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हूं, बल्कि मेरे को मेरे बच्चे दिलवा दें कि मैं उनका पूरा भरण पोषण करूंगा। पत्नी अपने आप को असक्षम बता रही है, कई बार कमाऊ पत्नियां भी बच्चों का जो भरण पोषण है वो मांग रही होती है, तो ये कहिए कि साहब ये बच्चों पे खर्चा करना ही नहीं चाहती। अगर ये 40-50 हजार रुपए कमा भी रही है तो एक खुद के पास ही रखना चाहती है, बच्चे इसके लिए बोझ हैं, बच्चों को ही मेंटेन नहीं करेगी। अगर कल को मुझे कुछ हो गया और मैं खर्चा नहीं दे पाया तो ये मेंटेन करने में अपने आप को असक्षम बता रही है, जबकि सक्षम है। तो एक तो उसकी सक्षमता पे क्वेश्चन मार्क लग गया, बच्चे उसके पास रहना अनसेफ हो गए, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और उसके अलावा उसकी क्रूअल्टी आपके काम आएगी बच्चों के प्रति। दूसरी चीज यह है कि 340 सीआरपीसी में उसका कन्विक्शन पर ही केस लिया जाता है 340 का, यानी कि
क्रिमिनल मानते हुए ही 340 चलता है, यानी पहले दिन से ही केस कन्विक्शन पे चल रहा होता है। तो 340 सीआरपीसी की कार्रवाइयां पेंडिंग है, इस वजह से आप अपील कर रहे हैं। मेंटेनेंस कम कराने मत जाइएगा, मेंटेनेंस खारिज कराने मत जाइएगा, ये कराने जाइएगा केस ही गलत लगा है, क्योंकि मेरी पत्नी तो 340 सीआरपीसी में कन्विक्टेड है। उसके अलावा मैं अपने माता पिता से मेंटेनेंस का केस हार चुका और वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अलावा मेरे बाकी सब खर्चे हैं, तो मेरे पास इतनी सैलरी बच नहीं रही है। और क्योंकि अक्सर पत्नियां ग्रेजुएट होती हैं, तो आप इतना सबको ऑफर कर सकते हैं कि साहब बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, मैं अपनी पत्नी को मदद कर सकता हूँ कुछ एक दो वैकेंसीज के अंदर कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग कराने की, है उस शहर में मेरी जान पहचान है, किसी से बातचीत अगर आपकी है उस शहर में और वो कहता है कि साहब 2 4 5 महीने के लिए मैं इसको जॉब पे रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, काम कर लेगी, या कुछ और तरीका निकाल के उसकी जॉब लगाने की पेशकश कीजिए। अगर वो मना करती है, दैट मीन्स कि उसकी मानसिक असक्षमता सामने आएगी, जो कि वो उसकी असक्षमता शो नहीं करती है। खैर, मुद्दे की बात तो यही है कि इन तीनों वजह से भी आपका मेंटेनेंस का केस करीब करीब खारिज सा ही रहेगा, इंटरिम तो नहीं लगेगा इस आधार पे, क्योंकि इंटरिम 340 लगने के बाद आप ब्लॉक करा सकते हैं कि भाई जब तक मेरा 340 डिसाइड नहीं होगा तब तक मैं इंटरिम देने में असक्षम हूं, क्योंकि ये महिला कन्विक्टेड है। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा, आपको बात समझ में आई, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस वीडियो का फायदा कितना लेने वाले आज। थैंक यू।